India's best learning app. वेलकम बैक बच्चों। हम लोग क्लास 10th के साइंस को पढ़ रहे हैं और साइंस में फिजिक्स हम लोग करने जा रहे थे। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि रेसिस्टिविटी जो होती है, रेसिस्टेंस जो होती है किसी भी एलिमेंट की, वो बेसिकली चार चीज़ों पर डिपेंड करती थी। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा वो मटेरियल, उस मटेरियल कैसा किन चीज़ों से मिलकर वो बना हुआ है, और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग लास्ट में देख रहे थे वो ये टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था कि देखो टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है, टेम्परेचर के साथ में रेसिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। इसका मतलब हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टिविटी घटेगी। ये बात हमने देखा था कि जब हम रेसिस्टेंस को कंपेयर कर रहे थे, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग रेसिस्टेंस को पढ़ रहे थे उसमें। बच्चों, लास्ट क्लास हमारा इसी पे ख़त्म हुआ था। वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब निकाल के शुरू कीजिए, आगे शुरू करते हैं। आपने जब यहाँ ऐसा लिखा है, आप इसके सामने एक बात लिख लो कि ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो केवल और केवल अप्लाई होगी इफ़ आवर कंडक्टर इज सॉलिड। मतलब केवल सॉलिड कंडक्टरों के लिए ये बात फुलफिल होगी कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा तो वो ज़्यादा आपस में कोलाइड करेंगी, ज़्यादा आपस में कोलाइड करेंगी तो ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये सॉलिड के केस में। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें लिक्विड्स का, तो लिक्विड में थोड़ा सा चेंज होगा। वो चेंज इस तरीके से होगा कि वहाँ पर टेम्परेचर रेसिस्टेंस के साथ में इनवर्सली रिलेटेड होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस घट जाया करेगा। ये बात आपको याद रखना है लिक्विड के लिए। तो लिक्विड के केस में ये रिवर्स हो जाएगा, ये बात आपको इतना याद रखना है। चलो, किसी किसी बुक में बच्चों जब हम 11th-12th में जाएंगे तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेसिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन बताता है जो आपको याद रखना है। वो कुछ इस तरीके से होता है कि RT इज इक्वल टू RO, फिर 1 प्लस अल्फ़ा और डेल्टा टी। यहाँ जो डेल्टा टी है वो है चेंज इन टेम्परेचर। क्या है वो? चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद ये जो हमारा अल्फ़ा है यहाँ पर, ये है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या है ये? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। 1 तो आपका कांस्टेंट वैल्यू हो गया। टी, ये जो हमारा RT है वो है टेम्परेचर एट T2, मतलब इंक्रीज्ड। यह है टेम्परेचर T2 टेम्परेचर, और RO है, यह है हमारा T1 टेम्परेचर। सपोज करिए हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो बढ़ाने से रेसिस्टिविटी में क्या डिफरेंस आएगा, तो उसका ये इक्वेशन है जो 11th में आपको पढ़ना होता है। बस आप इसको लिख के छोड़ दीजिए। अगर ओलंपियाड लाइक एग्जाम में कभी आपको MCQ में ये दिखाई दे तो आप याद रखिएगा कि ये अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेसिस्टेंस का एक इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने जो अभी तक 3 फैक्टर्स को पढ़ा जिस पे हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा था, हम उन तीनों को एक बार फिर से लिखते हैं। सबसे पहला था हमारा, हमने अभी तक जो देखा हुआ है वो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली रिलेटेड होगा L से। दूसरा हमने देखा रेसिस्टेंस रिलेटेड होगा क्या? 1/A से। इन दोनों को जब आप एक साथ कंबाइन करोगे, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मानिए इक्वेशन 2। इन दोनों को एक साथ लिखने पे तुम पाओगे R प्रोपोर्शनल टू L/A। ये बात आपको समझ में आया? अब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ R। इसको हम लोग बोलते हैं रो। R इज इक्वल टू रो L/A। ये बच्चों एक हमारा डेफिनेशन हो गया, रेसिस्टेंस फॉर्मूला हो गया रेसिस्टेंस को निकालने के लिए, वेयर R इज़ द रेसिस्टेंस। और रो आपसे अगर पूछा जाए तो आप लिखिए वेयर रो के बारे में लिखिए कि RHO, इसको बोलते हैं रो इज़ अ कांस्टेंट। ये क्या है हमारा यहाँ पर? कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। क्या कहते हैं हम इसको? रेसिस्टिविटी। और ये जो हमारा कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है किस पर? अलग अलग मटेरियल पे। जैसा मटेरियल होगा वैसा हमारा ये कांस्टेंट यहाँ पर जो है सो आपके सामने दिखाई देगा। तो आई होप ये सारा चीज़ आपको इतना समझ में आ गया है। और इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा रेसिस्टिविटी को और डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद हमारा फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, रेसिस्टिविटी। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी फॉर्मूला क्या था इसका? R इज इक्वल टू रो L/A। अगर हम आपसे पूछे यहाँ पर L क्या है तो लेंथ है जो कि मीटर में होगा, A क्या है? एरिया है जो कि मीटर स्क्वायर में होगा। और इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि रो को, 1 रेसिस्टिविटी को अगर हम डिफाइन करें तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि अगर इफ़
लेंथ हम ले लें 1 मीटर का और एरिया हम ले लें 1 मीटर स्क्वायर का, तो ये एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये बात हमको याद रखना है। ये कब होगा? जब हमारा लेंथ हो जाए कंडक्टर का 1 मीटर और एरिया हो जाए 1 मीटर स्क्वायर का। उस केस में रेसिस्टेंस उतना ही होगा जितना उसके अंदर का रेसिस्टिविटी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, लेंथ भी बढ़ता है, एरिया भी बढ़ता है, तो इसीलिए रेसिस्टिविटी भी जो है सो बढ़ता है। और रेसिस्टिविटी कांस्टेंट की वजह से फाइनली रेसिस्टेंस भी हमारा क्या होता है? बढ़ता है। इसके बारे में कुछ बातें और लिख लीजिए जल्दी से। रेसिस्टेंस के बारे में 1-2 बात और लिखिए। सबसे पहला लिखो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस of a conductor having length of 1 meter and cross section area of 1 मीटर स्क्वायर। अगर कल को आपसे कभी रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन पूछ लें तो आप इस तरीके से उसको डिफाइन कर देना। दूसरी बात, इसके बारे में एक बात और लिखिए रेसिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ ये चीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। मतलब किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल, ठीक है। एक बात और लिखिए इसमें कि इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करेगा, रेसिस्टिविटी नहीं डिपेंड करता है, जबकि रेसिस्टेंस करता है। ये डिफरेंस है, आप याद रखिएगा, ठीक है। एक बात और लिखिए इसके बारे में अगेन कि रेसिस्टिविटी जो होता है, रेसिस्टिविटी ये भी हमारा कैसा क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी है। इसके बारे में हमको याद रखना है कि ये भी कैसा क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपसे इसका SI यूनिट पूछा जाएगा तो आप कहोगे ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ये इसका SI यूनिट हो गया, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके आगे। इन चीज़ों को साफ कर लीजिए फटाफट। उसके बाद देखिए, समझो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, देखो तुम इसका यूनिट निकाल भी सकते थे, उस सबको पुट कर दो और आपको उसका यूनिट निकल के आ करके निकल जाएगा, ठीक है ना। एक बात और समझो, रेसिस्टिविटी के बाद एक दूसरा वर्ड आता है कंडक्टिविटी। क्या आता है? कंडक्टिविटी। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उसको भी लिखी लो, कंडक्टिविटी। लिखिए इसके बारे में, इट इज, लिखिए इसके बारे में, इट इज रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उल्टा कह लो, रेसिप्रोकल कह लो, जो होता है हमारा कौन? कंडक्टिविटी। ये आपको याद रखना है। मतलब इसका ये कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। आप इसको लिख करके अंडरलाइन कर लीजिए। इसका यूनिट जो होगा वो होगा इनवर्स। किसका इनवर्स? तो रेसिस्टिविटी के यूनिट का इनवर्स, मतलब 1 अपॉन ओम मीटर, दैट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये किसका यूनिट हो गया? कंडक्टिविटी का। आपको ये बात याद रखनी है। इसके बारे में एक और बात लिख लो इम्पॉर्टेंट, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ये तो था कंडक्टिविटी, जो कि उल्टा होता था रेसिस्टिविटी का। अब हम बात करेंगे क्या? कंडक्टेंस का। तो लिखिए कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी और रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, ये आप याद रखोगे। रेसिस्टेंस कैसा नेचर है? रोकने का। कंडक्टेंस कैसा नेचर है? उसको प्रवाहित होने देने का, ठीक है ना। यानी कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 अपॉन रेसिस्टेंस, यूनिट क्या हो गया? 1 अपॉन ओम, दैट इज ओम इनवर्स। याद रहेगा। चलिए
फॉर्मूला क्या था अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा रेसिस्टेंस को लेकर के, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी और L अपॉन ए। इसको याद रखो। अब कुछ न्यूमेरिकल्स मुझे सॉल्व करके दिखाओ ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। एक क्वेश्चन बनाओ फटाफट से, लिखो फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ अ सिल्वर वायर, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर। एक सिल्वर के वायर है, उसका रेसिस्टेंस निकालना है जिसका लेंथ आपको गिवन है ऑफ लेंथ 1 मीटर। इसका जो लेंथ है वो कितना है 1 मीटर है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। क्या है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। जब ये सॉल्व होगा तो क्या होकर के आएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया, और ये है लेंथ। बताओ रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये बात समझ में आ गया। और चूंकि वायर है कॉपर का, तो कॉपर के वायर का जो रो होता है रेसिस्टेंस होता है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वो होगा 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर। याद हुआ आपको, कॉपर के वायर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा न्यूमेरिकल्स में बनाते समय। अब उस वैल्यू को यहाँ पर पुट दो 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर इंटू, देखो लेंथ कितना है, लेंथ है 1 मीटर का, ऊपर में 1 लिखो और नीचे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब ये -6 ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, दैट मीन्स 1.6 10⁻⁻2 ओम मीटर। यही हो गया आपका रेसिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट के अंदर में। तो आई होप आपको ये सारी बातें याद रखनी है। इस फॉर्मूला को एक बार फिर से आप याद रख लीजिए। इसी फॉर्मूला पे कभी आपको क्वेश्चन में क्या कर देगा, अभी तो मैंने रेसिस्टेंस पूछा, कल को रेसिस्टेंस दे करके लेंथ पूछ लेगा, तो आप लेंथ निकाल पाओगे। अगर लेंथ निकालना होगा तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा R × A बाई रेसिस्टिविटी। याद हुआ। चलो, अगर कल को आपसे A पूछेगा तो रेसिस्टिविटी इंटू L बाई R। इस तरीके से अलग अलग फार्मूलाज को अप्लाई करके अलग अलग क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप घर से सॉल्व करके इसको रखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आपको इसमें लेंथ फाइंड करना है। अगर हमारा रेसिस्टेंस है 20 ओम का और साथ में क्रॉस सेक्शन एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसको कन्वर्ट करो मीटर स्क्वायर में तो क्या लिखोगे 0.04 मीटर, और उसको स्क्वायर लगाओगे उसका तो कितना हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करोगे तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे ना। देखो 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे 4/100 मीटर, और इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो 0.0004 मीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा। और ये R है, L के लिए लगाओ फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। देन आप एक फार्मूला बस याद रखा करो, उसी से निकल जाएगा। L इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन रेसिस्टिविटी। R कितना है 20 ओम, A कितना निकला 20 इंटू ए कितना निकला 0.0004, और रेसिस्टिविटी गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। अगर ये कॉपर का ही वायर है तो रेसिस्टिविटी पहले जितना ही ले लेते हैं हम लोग फटक से, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 -8 ऊपर जाएगा +8 हो जाएगा। तो याद रखोगे आप 20 इंटू, और ये +8 1 2 3 4 को ख़त्म करेगा, तो 20 इंटू 4 इंटू 10⁻4 अपॉन 1.6, इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे 0.4, और फिर ये पॉइंट ऊपर जाके इसको 200 कर देगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 200 इंटू 10⁻4, यानी 2 इंटू 10⁻6। दिस विल बी द रेसिस्टिविटी। आपको याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इस पे कुछ और भी क्वेश्चंस आपके बुक में गिवन होंगे, आप चाहो तो उस क्वेश्चंस को बना लेना एक बार, और बना करके बताना कि कैसा मतलब बन करके आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। हालांकि इस चैप्टर का सारा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है और समझ में भी आपको आना चाहिए सभी चीज़, तभी जो है सो आप समझ पाइएगा एक एक करके। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो हमको पढ़ना है, लिखिए इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंसेस। अलग अलग रेसिस्टेंसेस को हम अब करने वाले हैं कंबाइन। क्या करने वाले हैं हम उसको कंबाइन करके देखेंगे कि नेट रेसिस्टेंस कितना आता है
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मज़ेदार होगा। अभी आप सीखोगे अलग अलग तरह से बहुत सारी चीज़ों को। चलिए शुरू करते हैं। आप ध्यान से समझिए, समझो इस बात को। जब हम चाहे तो अलग अलग रेसिस्टर को अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर सपोज़ करो मेरे पास एक रेसिस्टेंस है 2 ओम का, एक दूसरा रेसिस्टेंस है 3 ओम का, एक और रेसिस्टेंस है 5 ओम का, इन सारे ही रेसिस्टेंस को हमको एक साथ जोड़ना है, तो मेरे पास कुछ उपाय है, कोई तरीका है जिससे हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 कॉम्बिनेशन हमको पढ़ना होता है। सबसे पहला होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम इन सारे ही रेसिस्टेंस को एक एक करके एक साथ जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर नीचे दोनों एंड को ध्यान में रखते हुए जोड़ेंगे तो वो कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसी किसी बुक में एक और कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है, दैट इज़ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें हम लोग पहले तो सीरीज़ लगाते हैं और उसमें फिर बाद में पैरेलल भी लगा देते हैं। मतलब मान लो कि इस दोनों को जोड़ दिया सीरीज़ में और इस तीसरे को जोड़ दिया पैरेलल में, तो अगर इसमें सीरीज़ भी है पैरेलल भी है तब वो कहलाता है क्या, पैरेलल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो आपको ये बात इतना याद रखना है। तो चलिए हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसमें सबसे पहले हम आज देखेंगे क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। खत्म करो इसको, साफ करो पहले तो फटाफट। चलो हेडिंग लगाओ, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन लिखो इसके अंदर में। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस लिखिए इसमें, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस 2 और मोर जो भी होगा, इन सच अ वे, इस तरीके से हम उसको जोड़ेंगे, दैट इक्वल अमाउंट ऑफ करंट flows through each resistors। ये बात आपको याद रखना है, सारे ही रेसिस्टर्स के बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यही इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेम रखना है। सारे ही रेसिस्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेम रखना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो कॉम्बिनेशन सीरीज का होगा, अदरवाइज वो कॉम्बिनेशन किसका हो जाएगा, पैरेलल का हो जाएगा। तो ये बात आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना। चलो एक और बात लिखिए इसके अंदर में, अगर हमारा कॉम्बिनेशन सीरीज का है तो लिखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट फ्लोज। मैंने ऊपर भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, सारे ही रेसिस्टर से एक जैसा करंट फ्लो होगा। इस बात को आप बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। जब हम सीरीज में लगाएंगे ना तो सबसे एक जैसा करंट फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, ईच हैज़ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। करंट तो सेम फ्लो होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सब में क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल रेसिस्टर्स। समझ में आ रही है बात। सपोज करो हम एक ऐसा सर्किट बनाते हैं जिसमें ये मेरा बैटरी है और बैटरी के बाद सीधे लगा दो इसमें रेसिस्टर। सपोज करो ये हमारा पहला रेसिस्टेंस है, उसके बाद ये दूसरा रेसिस्टेंस है और उसके बाद ये तीसरा रेसिस्टेंस है, और ऐसे करके हमने 3 अलग अलग R1, R2 और R3 3 अलग अलग रेसिस्टेंस हमने इसमें लगाया हुआ है। चेक करो कि ये सीरीज़ में है कि नहीं। सीरीज़ में होने के लिए जो सबसे पहली बात है वो ये कि इनके बीच में सेम करंट फ्लो होगा। अगर इस सर्किट से करंट I फ्लो कर रहा है तो यहाँ भी करंट I, यहाँ भी करंट I और यहाँ भी करंट I।
अब चूंकि I सब में सेम लेकिन R वैरी कर रहा है, दैट मीन्स कि V को भी वैरी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि V बराबर क्या होता है I इंटू R। तो जब I सेम है लेकिन R तो वैरी कर रहा, तो R जब वैरी कर रहा तो I से मल्टीप्लाई होकर V भी वैरी हो जाएगा, यानी यहाँ मिलेगा V1, यहाँ मिलेगा V2, यहाँ मिलेगा V3, और इन तीनों V1 प्लस V2 प्लस V3 को मिला लेंगे तो नेट पोटेंशियल मिलेगा, जो कि इस बैटरी के अंदर में पहले से दिया गया था। मतलब नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है इन केस ऑफ सीरीज। इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ सीरीज। बच्चों ये मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको आप घेर लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए, याद रखिए, VVI कर लीजिए, क्योंकि जब हम लोग रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसमें मैं इसी का हेल्प लूँगा। तो एक ये बात आपको याद रखना है सीरीज के केस में, ठीक है ना। हाँ देखो यहाँ अलग अलग एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, लेकिन कंबाइनली जब हम तीनों को सम करेंगे तो वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तीनों में सेम करंट पास आउट होगा, ये भी याद रखना है। और देखो एक का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ा हुआ रहेगा। समझो इस रेसिस्टेंस का ये प्लस ये माइनस, इसका ये प्लस ये माइनस, इसका ये प्लस ये माइनस, तो देखो दोनों का दोनों एंड जुड़ा हुआ है आपस में, दोनों का दोनों एंड जुड़ा हुआ रहेगा, सब आपस में जुड़े हुए रहेंगे। और लास्ट वाले का और पहले वाले का ही केवल बैटरी से जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि सब कोई ही बैटरी के पास आ जाएगा। बैटरी के पास केवल कौन रहेगा? बैटरी के पास केवल कौन रहेगा? एकदम लास्ट वाला का एंड और फर्स्ट वाला का एंड। सब बैटरी से नहीं जुड़ेगा, सब बैटरी से जुड़ता है किसमें? पैरेलल में। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में इतनी आ गई होंगी, ठीक है ना। तो अब लिखो, क्या लिखो अब? फॉर्मूला। क्या लिखोगे? फॉर्मूला फॉर नेट रेसिस्टेंस। नेट रेसिस्टेंस कब? सीरीज में। सपोज करो सीरीज में एक रेसिस्टेंस यहाँ है R1, एक रेसिस्टेंस यहाँ है R2 और एक रेसिस्टेंस यहाँ है R3, ठीक है ना। और ये हमारा बैटरी है जिसके अक्रॉस में टोटल पोटेंशियल है V, यहाँ पोटेंशियल है V1, यहाँ है V2 और यहाँ है V3, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, थोड़ा सा इसको ऊपर जाने दो। यहाँ देखो, अगर हम बात करें कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस का जो कि है V, तो वो कैसे आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, और V बराबर होता क्या है? IR। तो यहाँ तो I सब में सेम है लेकिन R वेरी कर रहा है, तो लिखो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तीनों के I को कॉमन ले लो, यहाँ मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी जो ये नेट पोटेंशियल है, उस नेट पोटेंशियल में जब ओम लॉ लगाओगे तो वो भी होगा V बराबर नेट I इंटू नेट R। तो यहाँ हमको मिल गया नेट I इंटू नेट R। अब I दोनों जगह सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने देखा कि अगर कहीं पर सीरीज़ में हम रेसिस्टर को लगाते हैं तो जो नेट रेसिस्टेंस होता है वो अपने इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का अलजेब्रिकल सम होता है। बस केवल आपको जोड़ देना होता है, जब आप जोड़ दोगे, सम कर दोगे, तो आपको नेट रेसिस्टेंस मिल करके आ जाएगा। अब इस पे बेस्ड कुछ इक्वेशंस हम लोग कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बनाइए, अगर एक वायर में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का, उसके बाद एक और लगा हुआ है 10 ओम का, उसके बाद एक और लगा हुआ है 20 ओम का, उसके बाद एक और लगा हुआ है 40 ओम का, एक और लगा हुआ है 30 ओम का, तो बताइए नेट रेसिस्टेंस इसमें कितना लगेगा? तो आप कहोगे कि सर नेट रेसिस्टेंस कहने का मतलब ये हुआ ना कि अगर कल को मुझे इन सारे छोटे छोटे रेसिस्टेंस को हटाना पड़े, समझ रहे हो, इन सब के बदले मुझे एक नेट रेसिस्टेंस लगाना पड़े, तो मैं कितना ओम का लाके लगा दूं ताकि उतना ही काम करे जितना ये लोग मिलके कर रहा था। तो लिखोगे आपकी नेट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 10, यहाँ 20, यहाँ 40 और यहाँ 30, तो 70, 90, 100, 110, मतलब नेट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1110 ओम। यानी कल को अगर मैं इन सारे ही रेसिस्टेंस को यहाँ से हटा दूंगा और हटा करके इसके बदले केवल एक रेसिस्टेंस लगा दूंगा 110 ओम का, तब भी ये उतना ही काम करेगा जितना अभी कर रहा है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। इस तरीके से हमने देखा कि सीरीज़ में किस तरीके से हम रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं। चलिए
एक दो क्वेश्चंस इसके ऊपर में बना के दिखाइए ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा करो कि क्वेश्चन लिखो कि फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। आपको सर्किट से होकर पास होने वाले करंट को मेजर करना है, ठीक है ना। तो करंट को मेजर करने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। V बराबर आई आर, मतलब I बराबर V बाई आर, यानी आपको V पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए। अब ये सब तो कुछ गिवन है नहीं, केवल सर्किट गिवन है, ये लो बस। यहाँ पर है 5 ओम और यहाँ पर है भी 5 ओम, और जो हमारा वो बैटरी है उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट का। जल्दी से बताओ V कितना है, 20 वोल्ट। नेट R कितना है, तो 5 और 5 10 हो गया, यानी R है हमारा 10 ओम का। अब बताओ I कितना होगा, तो I बराबर V बाई R, V है 20, I है 10, तो 20/10 दिस इज़ 2 एम्पियर का करंट इससे होकर के पास होगा। हमने इसको देखा। वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को छापिएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि एक सर्किट में बहुत सारा एक जैसा रेसिस्टर लगा दिया गया, ठीक है ना। मान लो सबका 5 5 5 5 5 है, तो आपसे पूछेगा नेट रेसिस्टेंस। तो आप कहोगे इसमें कि अगर सीरीज में कंबाइन किया हुआ है और एक जैसा रेसिस्टर है तो नेट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेसिस्टर्स इनटू एक का जो रेसिस्टेंस है वो। समझ में आ रही है बात। अगर मान लो एक हमारा R है और ऐसा ऐसा 5 लगा हुआ है, मान लो कि एक हमारा 10 ओम का है और ऐसा ऐसा 5 लगा हुआ है, तो टोटल 5 इंटू कितना हो जाएगा 10, 10 का मतलब है 50 ओम का। समझ में आ गया बात। लेकिन ये कब तक, केवल सीरीज में। जब हम पैरेलल में जाएंगे तो ये सब रूल हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए अब सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में एक दो प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सपीरियंस को आप लिख लीजिए। जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको ऐसा होना ही चाहिए, जो एक्सपीरियंस से आता है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये बात फील होते रहेगा। मैं लिखवा देता हूँ, हालांकि बुक में वगैरह नहीं मिलता ये सब चीज़, लेकिन फिर भी आप लिखिए इस चीज़ को। लिखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेसिस्टेंस इज always greater than each individuals। समझ में आ रही है बात। मतलब चूंकि हम सबको जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने के बाद ऑब्वियसली रिजल्ट बड़ा होगा ही होगा, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, याद रखोगे। एक और अच्छी बात लिखिए इसके बारे में, अच्छी बात नहीं खराब बात। देखो एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम रेसिस्टर्स को जोड़ते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जोड़ते हैं, तो सबसे जो उसका बुरा इफेक्ट होता है वो ये होता है। कॉम्बिनेशन तो ये इजी है, करना तो आसान है, सर्किट हमारा आसान बन जाता है, लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ हमारा पहला बल्ब, कहोगे सर अभी तक तो ये रेसिस्टर था, बल्ब हो गया अभी, तो बल्ब भी तो एक टाइप का रेसिस्टर ही है, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता ही है। लेकर आओ नीचे, इसको बैटरी से जोड़ दो। अब समझो, ये मान लो रेसिस्टेंस है सारा, इन सारे रेसिस्टेंस में से अगर कोई भी एक हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो गया तो ये बीच में ही रास्ता को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। मतलब अब इसके बाद सर्किट ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से आगे करंट बढ़ेगा ही नहीं। तो जब आगे करंट बढ़ेगा ही नहीं, तो जिस वजह से सर्किट पूरा नहीं होगा, और सर्किट पूरा नहीं होगा दैट मीन्स कि सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा, और एक बार अगर सर्किट ओपन हो गया तो इसमें से प्रेजेंट कोई भी बल्ब काम नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम चीज़ों को जोड़ते हैं तो उनमें से अगर कोई एक चीज़ भी खराब हो गया तो बाकी का कोई भी काम नहीं करेगा, कारण कि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, बीच में सर्किट ओपन हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। आपको याद होगा जो हम लोग दीपावली वगैरह में जो चाइनीज़ बल्ब हम लोग जलाते थे पहले, अभी तो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पहले जो बल्ब आता था उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन रहता था, और गलती से भी अगर एक बल्ब उसमें का फ्यूज हो जाता था तो पूरा ही हम लोग जो है सो उसको चेंज करना पड़ता था, पूरा ही बर्बाद हो जाता था वो, है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है।
लिखिए लो इसके बारे में, लिखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन, लिखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन if one appliances stop working, अगर एक appliances working stop कर देगा, then the whole circuit will be destroyed, पूरा सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड करंट डज नॉट पासेस। डिस्ट्रॉयड मत लिखो, होल सर्किट विल बी ओपन, ओपन लिख लो, सर्किट ओपन हो जाएगा जिस वजह से करंट पास नहीं होगा। ये तो था इसका डिसएडवांटेज। एक और लिख लो, एडवांटेज भी लिख लो। एडवांटेज क्या है इसका, तो लिखिए एडवांटेज में एक और इसका दूसरा डिसएडवांटेज लिख लो। दूसरा डिसएडवांटेज लिखिए, लिखने से पहले समझो। देखो सपोज करो ये हमारा सर्किट है, हमने यहाँ पर एक पहला रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस, यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा, और ये हमारा सर्किट हो गया पूरा। यहाँ मैंने बैटरी लगा दिया और इस तरीके से सर्किट हमारा पूरा हो गया। एक बात समझो, यहाँ मैंने लगाया सपोज करो बल्ब, यहाँ मैंने लगाया फ़ैन, यहाँ मैंने लगाया मान लो एसी। देखो एक्चुअली घर में हम लोग इस तरीके से लगाते नहीं हैं, वो इसलिए क्योंकि घर में जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल होता है, ना कि सीरीज़। अगर सीरीज़ में लगाओगे ना तो एक ही स्विच से सब काम करेगा, जो कि सही बात नहीं है। एक के ख़राब होने से सब काम करना बंद कर देगा, जो कि सही बात नहीं है। देखो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, एक तो दूसरी बात ये होती है ना कि जब हम सीरीज़ में लगा देते हैं तो ये मान लो बल्ब है जो कि 5 ओम का रेजिस्टेंस लेता है, मतलब इसको कम एनर्जी चाहिए। जो ये हमारा फ़ैन है इसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मान लो कि ये 10 ओम लेगा, जो एसी है वो मान लो 50 ओम लेगा। तो अलग अलग एप्लियंसेस को अलग अलग एनर्जी का नीड है, अलग अलग करंट का नीड है। इसको कम करंट चाहिए, ये उतना में ही काम चला लेगा। इसको थोड़ा ज़्यादा करंट चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा करंट चाहिए। लेकिन डिमेरिट क्या है, आपने देखा था ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे ही रेसिस्टर से होकर के इक्वल अमाउंट में जो करंट हम देते हैं यहाँ बैटरी के पास से, वही करंट पास होता है सबसे होकर के। तो मान लो कि बल्ब को नहीं भी चाहिए उतना करंट, फिर भी वो उतना खाएगा। पंखा को नहीं भी चाहिए फिर भी वो उतना खाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस केस में एक और डिसएडवांटेज इसका है कि जिस अप्लायंसेस को जितना करंट नहीं भी चाहिए उसको उतना मिलते रहता है, भले ही उसको उसका नीड नहीं है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे फिर भी। ये इसका एक डिमेरिट हो गया, आपको ये बात याद रखना है। चलिए अगली बात, ये कॉम्बिनेशन हमारा ख़त्म हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। चीज़ों को बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से समझिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। India's best learning app.